डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विद जी के चैनल में एक नई क्लास के साथ आपका फिर स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार आज आपको टेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं। टेंस शब्द का हिंदी में अनुवाद काल होता है। टेंस की अंग्रेजी काल होती है। सबसे पहले नंबर पे हम काल की परिभाषा को देखेंगे। क्रिया के करने या होने का जो समय होता है उसे हम टेंस कहते हैं। क्रिया के करने या होने का जो समय होता है उसे हम टेंस कहते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में 3 काल होते हैं, ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस। इसको वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं। नंबर 2 पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल। नंबर 3 फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। स्टूडेंट्स, इन तीनों टेंसों को 4 भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक होता है कि किसी भी टेंस की क्या पहचान होती है, क्या उसके नियम होते हैं और कैसे हम उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमें उसकी पहचान जानना आवश्यक हो जाता है। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जानने के लिए वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द होते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसके बाद में बात आती है नियम की। साधारण वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए
सर्वप्रथम कर्ता उसके बाद में उसके उस टेंस की सहायक क्रिया उसके बाद में उस टेंस की क्रिया और सबसे अंत में कर्म लिखा जाता है। अब किसी भी ट्रांसलेशन को अनुवाद करने में सबसे अहम दिक्कत ये होती है कि कुछ स्टूडेंट्स कर्ता सहायक क्रिया क्रिया के बारे में समझ नहीं पाते हैं। तो संक्षिप्त में हम कर्ता के बारे में आपको बताएंगे। कर्ता वो शब्द होता है वाक्य में जिसके बारे में कहा कुछ जाता है, वाक्य में जिस के बारे में वर्णन होता है, कहा जाता है, उसे कर्ता कहते हैं। जैसे शीला खाना पकाती है, मोहन बाजार जाता है। तो अब इसमें इस वाक्य में खाना कौन पका रहा है, मतलब शीला, तो शीला कर्ता हुई। बाजार कौन जाता है, तो मोहन जाता है, तो मोहन शब्द कर्ता हुआ, शीला करता है और दूसरे वाक्य में मोहन करता है। अब चलिए यहीं पर हम देख लेते हैं। एक नंबर पे कर्ता हुआ, दूसरे नंबर पे सहायक क्रिया हुई। वाक्य को पूर्ण करने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में 3 नंबर पे आता है क्रिया। कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में शीला ने काम क्या किया, पकाया, तो पकाना इसकी क्रिया हो गई। मोहन ने काम क्या किया, मोहन गया, तो जाना इसकी क्रिया हो गई। मैं गेंद खेलता हूं, मेरा काम क्या है, खेलना, इसलिए इस वाक्य में खेलना क्रिया हो गई। स्टूडेंट्स, छोटे शब्दों में आपने जाना कि कर्ता सहायक क्रिया और क्रिया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों के बारे में आगे देखते हैं। तो अगला नियम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये है कि इस टेंस में है हूं की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। इसी में एक दूसरा नियम कि इस टेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। यदि वाक्य साधारण टेंस का है तो क्रिया शब्द में एस या ई एस जोड़ देते हैं।
अब हम देखेंगे कि क्रिया में एस या ई एस जोड़ने के क्या नियम हैं। प्रायः होता क्या है कि यदि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है तो क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं। परंतु यदि कर्ता आई, वी, दे, यू या बहुवचन है तो क्रिया में न तो यस या ई एस कुछ भी नहीं लगाते हैं। एक बार फिर से हम देखेंगे क्रिया में एस या ई एस जोड़ने के क्या नियम हैं। यदि कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है तो क्रिया में एस या ई एस जोड़ देते हैं। परंतु यदि कर्ता आई, वी, दे, यू या बहुवचन है तो क्रिया में न तो हम यस और न ई एस जोड़ते हैं। अब देखते हैं कि किन किन शब्दों के साथ में एस जोड़ते हैं और किन किन शब्दों के साथ में हम ई एस जोड़ते हैं। यदि क्रिया का अंतिम अक्षर स्वर मतलब ए, ई, आई, ओ, यू या एस एच, सी एच, डबल एस हो तो क्रिया के अंत में ई एस जोड़ देते हैं। परंतु यदि अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो क्रिया में एस ही जोड़ते हैं। गाय घास खाती है वह पुस्तक पढ़ती है सविता पत्र लिखती है। यहां पर देखेंगे जाकर कि गाय की स्पेलिंग काऊ होती है, द काऊ। उसके बाद में इसमें क्रिया जो है जाकर के खाती है तो क्रिया की खाना की स्पेलिंग हुई जाकर के ईट और इस क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन है इसलिए हम इसमें एस लगाएंगे। उसके बाद में बचा गया घास तो द ग्रास। गाय शब्द कर्ता हुआ, खाना इसकी क्रिया हुई और घास शब्द कर्म में हो गया। ऐसे ही वह तो पुस्तक पढ़ती है तो वह लड़की है इसलिए इसकी स्पेलिंग सी लिखेंगे। पढ़ना की स्पेलिंग रीड। इसका भी अंतिम अक्षर व्यंजन है इसलिए क्रिया में एस लगाएंगे
उसके बाद में पुस्तक द बुक। सविता पत्र लिखती है, लिखना की स्पेलिंग राइट, और अंतिम अक्षर ई, और ई हमारा स्वर है इसलिए हमको इसमें ई एस जोड़ना है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि जब किसी भी क्रिया का अंतिम अक्षर ई हो तो दोबारा उसमें ई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जुड़ता इसमें ई एस है, लेकिन पुनः ई का प्रयोग न करके इसी के अंदर एस लगा देते हैं। अब अगर हम जाने तो राइट में ई एस का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन दोबारा ई लिखने की प्रक्रिया में नहीं है, इसलिए केवल एस का प्रयोग किया गया है, द लेटर। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि अगर क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन है तो हम एस लगाएंगे। क्रिया का अंतिम अक्षर व्यंजन है, एस लगा है, लेकिन क्रिया का अंतिम अक्षर स्वर है इसलिए इसमें ई एस का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि यदि साधारण वाक्य है और कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है तो क्रिया के साथ में आपको एस या ई एस का प्रयोग करना है। लेकिन यदि कर्ता आई, वी, दे, यू या बहुवचन होता है, यदि कर्ता आई, वी, दे, यू या बहुवचन हो तो क्रिया में यस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे वे फुटबॉल खेलते हैं, हम चाय पीते हैं, मैं निबंध लिखता हूं, इसमें आपने देखा कि यहां पर वह शब्द की अंग्रेजी दे होती है और दे के साथ में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। हम की अंग्रेजी वी होती है और हम के साथ में आपको एस, क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। मैं की अंग्रेजी आई होती है और आई के साथ में भी क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करना है। तो ध्यान रखिएगा, यदि कर्ता आई, वी, दे, यू या बहुवचन हो तो क्रिया में एस या ई एस हम नहीं जोड़ते हैं। ट्रांसलेशन बनाने के लिए देख लीजिएगा, पहले नंबर पे कर्ता हुआ, कर्ता के बाद में पीछे हमने बताया था क्रिया, क्योंकि साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग प्रायः नहीं किया जाता है। तो क्रिया हमारी खेलना है, खेलना की स्पेलिंग प्ले हो गई। उसके बाद में कर्म में फुटबॉल है, द फुटबॉल। हम के लिए वी, उसके बाद में पीना ड्रिंक, फिर चाय टी। आई लिखना राइट, निबंध की ऐसे। तो हमने जाना क्या कि इन शब्दों अर्थात इन कर्ता के साथ में हमको क्रिया में एस या ई एस नहीं यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों के नियमों को पढ़ा कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के यदि साधारण वाक्य हैं तो उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। अब आगे हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाते हैं, उन नियमों के बारे में। उसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों की होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर नोट है, आप सभी लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद में निगेटिव वाक्यों को बनाने की प्रक्रिया में आएंगे। स्टूडेंट्स, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य हमें अंग्रेजी में बनाना है तो आइए देखते हैं हम कैसे उन्हें बनाते हैं। यदि
नकारात्मक वाक्य का कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है तो सहायक क्रिया डज के साथ हम नॉट का प्रयोग करते हैं। नकारात्मक वाक्यों को एक शॉर्टकट तरीके में हम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में कर्म का प्रयोग करके हम ट्रांसलेशंस को तैयार करते हैं। तो देखा कि न किसी प्रेजेंट इनफिनिट के नकारात्मक वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में सहायक क्रिया और सहायक क्रिया के साथ में नॉट, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में कर्म लिख करके ट्रांसलेशन बनाते हैं। आइए इसकी के साथ में देख लेते हैं। पहले नियम हमने बताया कि यदि नकारात्मक वाक्य का कर्ता ही, सी, इट या एक वचन है तो सहायक क्रिया डज के साथ में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि नकारात्मक वाक्य का कर्ता आई, वी, दे, यू या बहुवचन में है तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। आइए इन वाक्यों को बनाने के लिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, देख लेते हैं। बकरी दूध नहीं देती है। तो जैसा कि हमने पहले बताया जा करके कि आपको एक नंबर पे कर्ता लिखना है, तो हो जाएगा द गोट। उसके बाद में बकरी एक है और एक वचन कर्ता के साथ में डज का प्रयोग करते हैं, तो बकरी के बाद में डज के साथ में हमने बताया था कि नॉट का प्रयोग करना है, और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो देना की स्पेलिंग होती है गिव, और उसके बाद में दूध की स्पेलिंग मिल्क। इस प्रकार से एक वचन कर्ता का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता, उसके बाद में डज के साथ में नॉट का प्रयोग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख करके वाक्य को कंप्लीट किया। अब आइए देखते हैं यदि कर्ता आई, वी, दे, यू या बहुवचन में से कोई एक है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। वे मेरा नाम नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर कर्ता वह है और वह की स्पेलिंग दे, और दे के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। कर्ता हुआ, कर्ता के बाद में सहायक क्रिया हुई, सहायक क्रिया के बाद में हम क्रिया, तो जानना है क्रिया तो नो लिखेंगे। उसके बाद में मेरा नाम बचा तो माई नेम हो गया। ध्यान रहे यदि सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग किया गया है
तो क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों आगे की कड़ी में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों के बारे में। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से बनते हैं। पहला, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ है तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया, उसके बाद में कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में कर्म लिखते हैं। परंतु यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कौन सा आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है। बच्चों ध्यान देंगे, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कौन सा आदि शब्द वाक्य के बीच में हैं तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद में सहायक क्रिया, फिर कर्ता, उसके बाद में क्रिया और अंत में कर्म लिखते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, यदि प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कौन सा आदि शब्द वाक्य के बीच में हैं तो इनका अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी अर्थात प्रश्नसूचक शब्दों को, उसके बाद में सहायक क्रिया, फिर कर्ता, क्रिया और लास्ट में कर्म लिखते हैं। आइए इन ट्रांसलेशनों को समझने के लिए भी हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट, क्या रजिया कपड़े साफ करती है, प्रश्नसूचक चिन्ह। क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या मोहन पतंग उड़ाता है। तो इन तीनों ट्रांसलेशंस में हमने देखा कि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में है, और जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है तो सहायक क्रिया का प्रयोग हम एक नंबर पे करते हैं। तो रजिया एक वचन करता है और रजिया के साथ में हम सहायक क्रिया डैश का प्रयोग करेंगे। पहले नंबर पे सहायक क्रिया, उसके बाद में कर्ता, कर्ता रजिया है, उसके बाद में क्रिया
क्रिया कपड़े साफ करना, तो साफ करना की स्पेलिंग होती है क्लीन। फिर कपड़े कर्म में बचा, तो कपड़े की स्पेलिंग द क्लॉथेस, प्रश्न सूचक चिन्ह। ऐसे ही दूसरा वाक्य भी लिखा हुआ है, सहायक क्रिया क्या, लेकिन कर्ता हम देखेंगे तो तुम है और तुम के साथ में सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तो पहले नंबर पे सहायक क्रिया डू, सहायक क्रिया के बाद में कर्ता यू, कर्ता के बाद में क्रिया जाना, जाना की स्पेलिंग गो, और फिर स्कूल। प्यारे बच्चों, गो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, गो के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, तो गो टू हो गया और स्कूल। प्रश्न सूचक चिन्ह। ऐसे ही तीसरा वाक्य भी है जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में है और इसका कर्ता एक वचन है और एक वचन कर्ता के साथ में सहायक क्रिया डस, सहायक क्रिया के बाद में कर्ता मोहन, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया अब क्रिया उड़ाना, उड़ाना की स्पेलिंग फ्लाई, और लास्ट में कर्म पतंग। तो इस प्रकार से हम उन ट्रांसलेशन को बनाएंगे जिनकी शुरुआत क्या शब्द से होती है। अब हम देखेंगे कि जब प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, बीच में हो, उनका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तुम बाजार क्यों जाते हो, रमा कहाँ रहती है, लेखक दिल्ली कब पहुंचता है। तो आइए पहला ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में क्यों, सबसे पहले इसकी स्पेलिंग्स व्हाई, प्रश्नसूचक शब्द के बाद में सहायक क्रिया डू या डैश, तो कर्ता यहाँ पर देखते हैं तुम है और तुम के साथ में डू का प्रयोग, प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया उसके बाद में कर्ता, प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता, जैसा कि पीछे मैंने नियम में आपको बताया, उसके बाद में क्रिया, क्रिया जाना है और गो के बाद में प्रीपोजिशन टू का प्रयोग, फिर बाजार की स्पेलिंग मार्केट। एक बार फिर से इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द के बाद तुरंत सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के तुरंत बाद कर्ता। सहायक क्रिया लगाते समय हमें ध्यान देना होगा कि कर्ता कैसा है, उसी हिसाब से हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया कर्ता और उसके बाद में क्रिया और लास्ट में हम कर्म लिखते हैं। ऐसे ही अगला वाक्य भी देखते हैं। ये प्रश्नसूचक शब्द, इसको एक नंबर पे वेयर, रमा एक वचन है और एक वचन के साथ में सहायक क्रिया डैश का प्रयोग, प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया फिर कर्ता, तो रमा और उसके बाद में क्रिया। बच्चों इस वाक्य में कर्म है नहीं, इसलिए इसको यहीं पर ब्रेक कर देते हैं। अगला वाक्य है लेखक दिल्ली कब पहुंचता है। कब शब्द जो है वो प्रश्नवाचक शब्द है और इसकी स्पेलिंग्स एक नंबर पे व्हेन, उसके बाद में सहायक क्रिया, लेखक अकेले है, सहायक क्रिया डैश का प्रयोग, उसके बाद में कर्ता द राइटर। ट्रांसलेशन बनाते समय क्रम देखते रहिएगा। सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद में सहायक क्रिया, फिर कर्ता, प्रश्नसूचक शब्द सहायक क्रिया, फिर कर्ता और उसके बाद में क्रिया और लास्ट में कर्म। तो क्रिया इसकी रीच है और उसके बाद में दिल्ली, तो दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों हमने जाना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनाए जाते हैं। पहले वे वाक्य जिन्हें हम क्या से प्रारंभ करते हैं और दूसरे ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, उन्हें कैसे बनाते हैं आप लोगों ने भली बात से पढ़ लिया होगा। अब हम
आपको कुछ नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों का होमवर्क देंगे, जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा, जाना। अब आप सभी लोग होमवर्क को नोट कर लें और इसे घर पे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले दिन हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।